हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। शुरुआत करते हैं अध्याय 9 किरण प्रकाशी की। सबसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाती है? रिक्त स्थान हो जाती है तो क्या हो जाती है? एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता बच्चों बढ़ जाती है। अगला है, लेंस क्षमता का मात्रक है। लेंस क्षमता का मात्रक है डाईऑप्टर। आकाश नीलाई दिखाई देना प्रकाश का कारण है। तो बच्चों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला, चंद्रमा से देखे जाने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो चंद्रमा से देखे जाने पर आकाश का रंग आपको काला दिखाई देता है। चंद्रमा से देखे जाने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहला है, निम्नलिखित में से किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है? बैंगनी रंग, लाल रंग, पीला रंग या नीला रंग। देखो, 4 रंग हैं और आपसे पूछा गया कि किस रंग के लिए प्रकाश का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। तो बच्चों, एक बात ध्यान रखेंगे, जिस भी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, क्योंकि ये अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक उसका अपवर्तनांक सबसे कम। तो किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है बच्चों? तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, न्यूनतम होगा। अगला प्रश्न, एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है? बात कर रहे हैं फोकस दूरी की। किस रंग के लिए फोकस दूरी न्यूनतम होती है? ठीक है, तो बच्चों, जिस रंग का, देखो, अभी मैंने अपवर्तनांक के बारे में क्या बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरंगदैर्घ्य जैसे ही बढ़ती है अपवर्तनांक क्या हो जाता है? घट जाता है, यानी अपवर्तनांक आपका न्यूनतम हो जाता है। और तरंगदैर्घ्य जैसे ही बढ़ती है, यानी कि देखो, तरंगदैर्घ्य सब जैसे बढ़ती है अपवर्तनांक कम हो जाता है, यह भी बढ़ा। अब जैसे ही तरंगदैर्घ्य घटती है, यानी बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। ठीक है, और जिस रंग का अपवर्तनांक, यानी जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, उसकी फोकस दूरी सबसे कम होती है, क्योंकि वो किरण को उतना ही ज्यादा झुका देता है। तो जिस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, ठीक है, उसकी फोकस दूरी क्या होती है? कम होती है। तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक है, तो बैंगनी रंग की फोकस दूरी क्या होगी? कम होगी। अगला प्रश्न, हीरे की चमक का कारण है। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका कारण है। ठीक है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पर आधारित है ये। तो हीरे की चमक का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस और 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले संपर्क में रखे लेंस की संयोजन की फोकस दूरी है 5 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। डी है। देखो, संयोजन की फोकस दूरी चाहिए, यानी कि नेट चाहिए आपको। टोटल फोकस दूरी का जो सूत्र होता है वो है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक बच्चों, अवतल दर्पण में जो मामला है, जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी है उसको आपको यहां क्या लेना है? ऋणात्मक लेना है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक लेना है। ठीक, ये बात का, केवल इतनी बात का ध्यान आपको रखना है। अब 20 और 25 का जो एलसीएम है वो कितना हो गया भाई? इसका हो रहा, देखो, अब एलसीएम हो जाएगा इसका 20 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 4 जा 20, 5 5 जा तो 20, 100 आ रहा है।
कैल्शियम आया 100, 20 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा -5, और 25 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा +4। तो ये आया बच्चों आपके पास कितना -1/100, 1/f इज इक्वल्स टू, तो बच्चों f इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका ये -100 सेंटीमीटर। तो क्या ये आपकी फोकस दूरी -100 सेंटीमीटर, तो इसका उत्तर क्या हो गया -100 सेंटीमीटर। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है किसी द्रव के क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध है, तो ये म्यू बराबर 1/sin IC। अगला, लेंस के लिए यूवी एफ में संबंध, तो लेंस सूत्र आ गया 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन का सूत्र, तो रेखीय आवर्धन m बराबर लिख सकते हैं, बोले आप चाहें तो इसमें रेखीय आवर्धन m बराबर I/O और v/u। ठीक, अगला, उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए जिसका क्रांतिक कोण 45 डिग्री। देखो अभी अपवर्तनांक के लिए रिलेशन जस्ट मैंने आपको बताया क्या था, म्यू बराबर 1/sin IC। IC का मान कितना है आपके पास sin 45 डिग्री है इसका मान, तो 1/sin 45 डिग्री का मान हो गया 1/√2। भिन्न के बटे में भिन्न है तो ये भिन्न ऊपर चली गई, तो क्या आ गया √2। तो आपका कितना मान आया, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए जिसका क्रांतिक कोण 45 डिग्री, तो माध्यम का अपवर्तनांक म्यू कितना आया आपके पास, तो बच्चों म्यू आया है अपने पास √2। तो माध्यम का अपवर्तनांक कितना होता है √2। ठीक, अगला प्रश्न, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस से बने सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो बच्चों फोकस दूरी दे रखी है अपने को सूक्ष्मदर्शी की 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और जब प्रतिबिंब अनंत पर बना है तो क्या पूछ रहा है आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है D/F, और D क्या है बच्चों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और वो कितनी होती है 25 सेंटीमीटर होती है, ये सब रटा हुआ है। तो D की जगह आप क्या लिख दो 25 सेंटीमीटर, और बटे F कितना हो गया 10, तो कितना आ गया बच्चों ये आ गया 2.5 सेंटीमीटर। तो आपका ये उत्तर हो गया बच्चों 2.5 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 10 सेंटीमीटर गहराई वाले बर्तन में कोई द्रव भरा हुआ है, तल में रखे सिक्के की गहराई 8 सेंटीमीटर मापी जाती है, तो द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो देखो ये रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है कि जो पानी के अंदर कोई वस्तु होती है तो उसकी वास्तविक गहराई उसकी और उसके आभासी गहराई का अनुपात क्या होता है अपवर्तनांक के बराबर लेते हैं, और उसकी जो वास्तविक जो है जो गहराई से मतलब कोई भी मान लो पानी के अंदर सिक्का रखा हो तो वो ऊपर उठा हुआ दिखा रहता है, तल ऊपर उठाए हुए दिखाई देता है, तो H क्या है यहाँ पर वास्तविक गहराई है ना, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। ठीक है, तो वास्तविक गहराई कितनी है आपकी बच्चों, तो 10 सेंटीमीटर गहराई का है, और आपके द्वारा कितनी नापी गई 8 सेंटीमीटर। 8 से भाग दे दो इसको, तो 8 एकम 8 बचे 2, 8 दूनी 16 बचे 4, 8 5 40, 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना उत्तर है इसका 1.25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब किस स्थिति में बनता है। तो देखो जब आपने इसकी एक स्थिति है कि जब आप क्या रख दो, जैसे कि ये आपका उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस का ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर और ये फोकल। यहां अगर आप वस्तु रखते हैं तो जब प्रकाशीय किरण से जाएगी सीधे निकल जाएगी, पैरेलल आएगी तो इस वाले फोकस से जाएगी। ठीक है, तो ये वाली स्थिति जब बनती है, ठीक है, तो जब वस्तु उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब क्या बनता है आभासी, क्योंकि आप इसे क्या करो कैसे बनेगा पीछे की तरफ बढ़ाओगे
और यहाँ बनाओगे आपका। तो उत्तल लेंस के कहाँ रखोगे? प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखोगे, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब क्या बनेगा आपका? आभासी बनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये प्रश्न है आपका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश के लिए आवश्यक शर्त लिखिए। तो देखो बच्चों, इसके लिए बहुत बढ़िया चीज है कि जब प्रकाश किरण क्या करती है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। अब मान लो कि ये यहाँ पर पानी है यानी कि सघन माध्यम है, और ऊपर हवा है यानी कि विरल माध्यम है। ठीक, तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती, मान लो किरण ऐसे आई, अब आप इतनी ये पढ़ लें कि इसमें क्या करें, अगर जैसे जैसे अपन क्या करते जाएं, जैसे ही यहाँ पर अपन आप जैसे क्रांतिक कोण किसे कहते हैं पहले तो क्रांतिक कोण वह जिस पर आपतन कोण का मान क्या हो जाता है? वह कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान कितना? 90 डिग्री हो जाता है। वह कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। और अब ये जो अपवर्तन कोण है, अब क्रांतिक कोण से अधिक हो, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, इस IC का मान क्या हो जाए? ज्यादा आ जाए क्रांतिक कोण से। तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता, तो ये किरण किधर आ जाएगी? वापस उसी माध्यम में लौट आएगी जिस माध्यम से वो गई थी, यानी प्रकाश का क्या हो गया? परावर्तन हो गया। और इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। तब विरल माध्यम में प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और इसमें सबसे पहली शर्त क्या बोली अपन ने कि प्रकाश किरण कहाँ से गई? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ठीक, और दूसरा मान क्या बात बोली अपन ने? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, जो क्रांतिक कोण से अधिक आपका जो आपतन कोण है वह होना चाहिए। ये दो बातें ध्यान रखनी है। तो ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और उसकी आवश्यक शर्त हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न। सघन माध्यम में स्थित किसी वस्तु को विरल माध्यम में से देखा जाए तो वो ऊपर उठी हुई क्यों दिखाई देती है? तो उसका कारण है, देखो ये रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है, उठाव बराबर h इंटू 1-1/μ। ये रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है। यानी सघन माध्यम से किसी वस्तु को विरल माध्यम में देखा जाए तो उसका उठाव एक तो वस्तु की स्थिति यानी उसकी वास्तविक जो गहराई है, ऊंचाई है, उस पर निर्भर करेगी, और विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम के अपवर्तनांक पर यानी इस म्यू पर निर्भर करेगी। और अगर ऊर्ध्वाधर से आंख का झुकाव कोण पर, मतलब आप जिस मतलब जो आपकी आई है, मतलब ये जैसे मान लो पानी की टंकी है, आप ये देखते हैं कि इसमें जैसे पानी भरा हुआ है और यहाँ कोई सिक्का रखा हो तो ये सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो वास्तविक उसका कारण क्या है? आप इसमें जैसे ये यहाँ आपकी आंख है तो इसका जितना आप कोण तिरछा रखोगे उतनी ही ज्यादा आपको ये ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो यानी कि आंख के झुकाव कोण पर भी ये निर्भर करती है। अगला प्रश्न, प्रकाशिक तंतु क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को उसकी तीव्रता में के साथ, मतलब कि उसकी तीव्रता में हानि के बिना, उसकी तीव्रता में कोई हानि नहीं हो और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सके, टेढ़े मेढ़े मार्ग से अल्प दूरी या लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ऐसे सॉरी, इस घटना इसमें इसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक तंतु कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं? देखो, एक विशेष आपतन कोण में विचलन कोण का मान को न्यूनतम विचलन कहते हैं। देखो ये जो है अपन थोड़ा समझ लेते हैं। ये मान लो आपका प्रिज्म है, ठीक है। अब जब कोई ये प्रकाश किरण आई यहां से प्रकाश किरण अपवर्तित होकर ऐसे चली, ये आपका इसका अभिलंब है। अब यहां पर ये जो है इसको पीछे की तरफ बढ़ाया और इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाया, ये आपका विचलन कोण है डेल। अब शुरुआत में क्या होता है कि जब आप आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान भी आपका धीरे धीरे घटता है। पर
एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहां के बाद से इसका विचलन कोण का मान क्या हो जाता है, शुरुआत में क्या हो रहा है, आपका विचलन कोण का मान घट रहा है, पर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां के बाद से विचलन कोण का मान क्या होने लग जाता है, बढ़ने लगता है। और जिस पॉइंट पर विचलन कोण का मान सबसे कम आया है उसे अपन क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन की स्थिति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको लिखना यही है। ठीक है, डायग्राम वगैरह अगर कुछ भी नहीं बनाना है। अगला प्रश्न, प्रिज्म का अपवर्तन का सचित्र समझाइए। तो क्या है, ये देखो ये प्रिज्म है आपका, दिख रहा है आपको प्रिज्म। अब यहाँ पर ये एबीसीडी एक प्रिज्म है, एबीसी एक प्रिज्म है। अब अपन को अपवर्तन बताना है। तो देखो ये जो प्रकाश किरण है, ठीक है, जो प्रकाश किरण है आपकी, ये जो आपकी प्रकाश किरण है कहाँ से आई, ये बाहर से आई है, देखो ये, ठीक है, यानी कि हवा से। अब यहाँ पर ये क्यू पॉइंट पर कहाँ प्रवेश कर रही है, कांच में प्रवेश कर रही है। क्यू पॉइंट पर कांच में प्रवेश कर जाती है और यहाँ से ये किरण अपवर्तित हो गई। ठीक, अब हमें प्रकाश किरण कहाँ से प्रवेश करी है आपकी, हवा से कांच में, यानी कि आपकी विरल से सघन में प्रवेश कर रही है। और विरल से सघन में प्रवेश करने का मतलब है कि वो अभिलंब की तरफ झुकेगी। तो ये आपका अभिलंब, देखो इसकी तरफ ये किरण क्या हो गई, बेंड हो गई। और जब फिर प्रकाश किरण वापस चली तो ये यहाँ क्या आई, कांच से हवा में प्रवेश करे, अपवर्तन हुआ। तो कांच से हवा में जब प्रवेश करेगी यानी कि सघन से विरल में प्रवेश करेगी। और प्रकाश किरण जब सघन से विरल में जाती है तो क्या हो जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती थी। ये यहाँ पर अभिलंब से दूर हटे, तो क्या लिखा, पुनः जब प्रकाश किरण प्रिज्म से बाहर निकलती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो क्या हो गया, मान लिया जाए कि प्रकाश किरण पी क्यू है और ये एक प्रिज्म एबीसी में बिंदु क्यू में प्रवेश करती हैं और हवा से प्रिज्म में प्रकाश किरण अभिलंब एन ई की तरफ मुड़ जाती हैं और प्रिज्म क्यू आर पथ में आगे बढ़ता है और प्रकाश किरण क्यू आर प्रिज्म में बाहर आती है तो हवा में प्रवेश करती है तो अभिलंब एम ई की और से दूर मुड़ जाती है तो आर एस पथ में हवा में निकल जाती है, इस आर एस पथ में। ठीक है, इसे आप यहाँ थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है आपको डायग्राम में शायद, तो ये वाला जो पथ है इसको आर एस और यहाँ पी है आपका, ये पी क्यू, ये क्यू आर, ये आर एस। ठीक है, नेक्स्ट, स्वच्छ आकाश के नीला दिखाई देने का कारण स्पष्ट कीजिए। देखो, तो सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण इसका क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं, यानी कि प्रकाश की क्या हो जाती है, स्कैटरिंग हो जाती है। ये चारों दिशाओं में बिखर जाता है और बिखरा हुआ प्रकाश नीला और बैंगनी रंग का होता है। तो नीले रंग का प्रकीर्णन बैंगनी रंग के प्रकीर्णन की तुलना में 10 गुना अधिक होता है। तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसके कौन से रंग का होता है, तो सबसे अधिक प्रकीर्णन नीले रंग का होने के कारण अपने को आकाश क्या होता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि नीला रंग की स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है तो ये बहुत आसानी से बिखर जाता है ना। इसकी तरंग दैर्घ्य क्या है, सबसे कम होने के कारण बैंगनी रंग क्या होता है, बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कम है और इसके कारण ये क्या हो जाती है, इसकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है, ये ज्यादा फैल जाता है। ठीक है, इस कारण से आपको आकाश कैसा दिखाई देता है, तो आकाश आपको नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट, ये सवाल है, देखते हैं इसको बन। तीन सेंटीमीटर ऊंचा कोई बिंब है, ठीक है, तो बिंब की ऊंचाई देखो क्या क्या है, आराम से क्या क्या गिवन है अपने को, बड़े शांति से समझे। बिंब की ऊंचाई है ना, बिंब की ऊंचाई, बिंब यानी कि यहां अपन बात कर रहे हैं वस्तु, तो वस्तु की ऊंचाई कितनी है आपकी, 3 सेंटीमीटर। ठीक, कोई बिंदु 21 सेंटीमीटर वाले लेंस, ठीक है, के सामने 14, देखो अभी यहां पर क्या है कि मेंशन नहीं किया गया कौन सा लेंस, तो मैं यहां अवतल लेंस ले रहा हूं। एक्चुअल में होना भी अवतल लेंस चाहिए पर इस क्वेश्चन में इन्होंने मेंशन नहीं किया है ना। तो 21 सेंटीमीटर दूरी वाले
अब 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले ना, ऐसा होगा 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए। मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये बताना है। तो 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी वाले लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी है आपकी बच्चों? फोकस दूरी है आपकी 21 सेंटीमीटर। और चूंकि मैं अवतल लेंस के लिए ले रहा हूं इसीलिए नेगेटिव। अगर आप इसको उत्तल के लिए लोगे तो यहां क्या ले लेना, आप फोकस को प्लस में ले लेना है ना, +21 ले लेना। फोकस दूरी होगी -21 सेंटीमीटर। और वस्तु की दूरी यानी कि वस्तु की दूरी कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी आपके सामने रखेंगे इसीलिए इसमें भी क्या लेना है, -14 सेंटीमीटर। फोकस दूरी का जो सूत्र है अपने को, मतलब कि जो सूत्र होता है जिसे लेंस सूत्र कहा जाता है, लेंस सूत्र। तो क्या था लेंस सूत्र? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, 1/ जो f है वो है -21, 1/v ज्ञात करना है, और 1/u कितना है, यानी वस्तु की दूरी है आपके पास, u कितनी है, -14। ठीक, तो अब आ गया आपके पास -1/21, ये माइनस माइनस प्लस, और इसको उठा के इधर फिर ले आए, -1/14 बराबर 1/v। तो 1/v बराबर, अब दोनों के लिए आप क्या करोगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 42 एलसीएम आएगा 21 और 14 का। तो 21 दूने हो गया 42 और 14 तिया 42। तो 1/v बराबर -5/42। इसको क्या करो, v बराबर चाहिए अपने को, तो 42/-5, 5 से भाग लगा दो, 5×8 40, 5×20। तो बच्चों -8.4 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 3 नंबर के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखो इसका चित्र बताता हूं पहले तो मैं आपको। ठीक है, ये आपका डायग्राम है। ठीक है, फिर डायग्राम को अच्छे से समझ लेंगे तो बाकी डेरिवेशन तो आ जाएगा समझ में आसानी से। जैसे इसमें ये देखें कि आपका ये वस्तु है अभी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस छोटा लेना है, ठीक, नेत्रिका लेंस को आपको बड़ा लेना है। अब देखो ये जो प्रकाश किरण आई है, जब समानांतर आती है प्रकाश किरण तो अपवर्तन के बाद कहाँ से चली जाएगी, उसके फोकस से। ठीक, यहां से चलेगी। फिर जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से आती सीधे निकल जाती है, सीधी सीधी यहाँ इस बिंदु पर आकर मिल गई। ठीक, आगे बात समझे। अब इस लेंस के लिए ये जो प्रतिबिंब बना है PQ वाला, ये इसके लिए वस्तु का कार्य करता है। यहां से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आएगी तो फोकस से चले जाएगी, कौन से फोकस से, नेत्रिका लेंस के। और ये प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से जाएगी तो सीधी सीधी निकल जाएगी। अब ये दोनों कहीं मिल नहीं रही है, फैल रही है, ऐसे फैल रही है ना, तो इनको पीछे की तरफ बढ़ाया, तो ये पीछे की तरफ डैश डैश से अपन ने बढ़ाया, तो ये यहां पर आपका प्रतिबिंब बन गया RS पर। ठीक, ये सारी चीजें क्या क्या है ये आपको क्लियर हो गया। ठीक, अब इसका अपन डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेशन जो कि तो क्या था, देखो m बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण, या फिर कोण ही कर दो सीधे, है ना, बटे में
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, यानी वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना कोण। ये दो बातें अपने को इसमें दिमाग में रखनी है। तो क्या क्या है इसमें, अपन कोण बना देते हैं पहले। ये यहां पर वस्तु द्वारा ये कोण बना आपका अल्फा, ठीक। और अंतिम प्रतिबिंब द्वारा जो कोण बना वो ये बना बीटा, ठीक। क्लियर हो गया। अब अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण तो आपका हो गया बीटा और ये हो गया आपका अल्फा, ठीक। देखते हैं आगे, नेक्स्ट पेज पर करेंगे इसको, क्योंकि यहां पर हमारे पास देखिएगा। तो अंतिम प्रतिबिंब कितना बना, बीटा, और ये बना आपका अल्फा, ठीक है। तो इसको अगले पेज को यहां ले लेते, थोड़ा ब्लैंक पेज पर। तो m बराबर आया बच्चों आपका m बराबर क्या है आपका, बीटा अपॉन अल्फा। और कोण अगर बहुत छोटा है तो ये हो जाएगा टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। यहां तक भी कोई दिक्कत। अब अपने को चाहिए टेन बीटा और टेन अल्फा। देखो, अब अपने को ये याद होना चाहिए कि जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, यदि प्रतिबिंब कहां पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो वस्तु ए बी के लिए, अगर ये जो वस्तु ए बी है ना, तो इसके लिए अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी हो, डी हो, ठीक है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी हो, डी हो। तो टेन बीटा बराबर हम लोगों को लेना है ए बी बटा डी, ठीक है। क्या लेंगे, ए बी बटा डी पर के किस कंडीशन में, यदि वस्तु ए बी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित हो। न्यूनतम दूरी पर हो, ठीक है। इसी प्रकार से अब किसके लिए लिखा लेंगे, प्रतिबिंब के लिए, है ना। प्रतिबिंब क्या है आपका, प्रतिबिंब है हमारे पास यहां पर ये, ठीक है, जिसको अपन ये दे रहे हैं, ये वाला फाइनल प्रतिबिंब आपका है आर और एस, ठीक है, आर एस। तो आर एस जो है अपना स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित हो। तो यदि अंतिम प्रतिबिंब आर एस स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर हो, तो यहां आएगा आपका 10। अच्छा, ये थोड़ा सा गलत हो गया है ना, इस ए बी जो है, ये ए बी अल्फा कोण बना रही है ना, अपन अल्फा लिया ना, हाँ अल्फा लिया, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ध्यान दीजिएगा। यहां पर अपन 10 बीटा बराबर क्या आएगा, क्या है हमारे पास, तो हमारे पास वस्तु आर एस है, ये देखो आर एस के लिए बात कर रहे हैं। तो 10 बीटा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, आर एस बटा डी, ठीक। और अब ये m का मान जो है ये यहां रख देते हैं, m बराबर m में रख देते हैं सारे मान। तो 10 बीटा की जगह आ गया आर एस बटा डी, और इसकी जगह आ गया ए बी बटा डी। इस डी से डी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर बच्चों आ गया आर एस, ठीक है, बटा ए बी। अपन मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, 1 बटा ए बी, ठीक। अब देखो बच्चों, ये जो आर एस है इसके अंदर ये वाला इमेज मैं एक काम कर रहा हूं कि पी क्यू जो वाली, ये वाली जो इमेज है, इसका मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देते हैं,
ठीक है, अभी समझ आ जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आर एस बटा पी क्यू इंटू पी क्यू बटा ए बी। यहां तक सभी को समझ आया होगा, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। अब अपन को कुछ चीजें करनी है। कुछ चीजें क्या करनी है, देखो अब जो ये इसमें अपन को इनकी वैल्यूज निकालनी है किसकी, दोनों कोण त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, यानी ए ओ बी और पी ओ क्यू। तो त्रिभुज ए ओ बी व पी ओ क्यू समरूप है। और समरूप है तो देखो, समरूप होगा तो समरूप होने पर क्या होगा, इसका लंब इसके लंब के बटे में, इसका आधार इसके आधार के बटे में। तो चूंकि यहां देखो ये आ जाएगा अपने पास ये पी क्यू, और पी क्यू के अपॉन में क्या आ जाएगा, एक तो ए बी। तो ये हो गया हमारा, थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा बच्चों, पी क्यू बटा ए बी बराबर, अब ये क्या हो जाएगा, ओ पी बटे ओ बी। ये देखो ये इसका आधार हो गया ओ पी और ये इसका आधार हो गया ओ बी। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अब इधर देखेंगे, ये तो हो गया हमारे पास, क्या आ गया, पी क्यू अपॉन ए बी, यानी इसकी वैल्यू का काम हो गया। अब एक काम और करो, इनकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं, है ना, तो सोल्व करने में इजी होगा। अब जो ओ बी है, ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी ओ से बी तक वाली, ये वस्तु की दूरी है यू। ठीक, और चूंकि किरण के विपरीत नापी गई है यानी कि माइनस। और उसके बाद जो ओपी है ये प्रतिबिंब की दूरी है, और किसके द्वारा बना प्रतिबिंब है, अभिदर्शक लेंस द्वारा। तो ये दूरी वी ओ होगा। ठीक है, तो ये दूरी होगी हमारे पास वी ओ, और ये हो गई माइनस यू। तो यहां रख देंगे पी क्यू बटा ए बी, और ओपी कितना आपका वी ओ, और ये कितना यू, तो माइनस वी ओ अपॉन यू। ठीक है, ये कॉमन। अब फिर लेंगे अपन अगले दो त्रिभुज, ये वाला। अब देखो हमारे पास जो स्थिति बन रही है, इसको देखते हुए अब अपने को जरूरत काई की पड़ रही है, आर एस अपॉन पी क्यू की। तो अब ये वाला जो दो त्रिभुज है, इसमें देखो बीटा दोनों में आ रहा है, और ये दोनों ही 90 के एंगल बना रही है, ये भी 90 का बना रहा है, और ये भी आपका 90 का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अब स्थिति क्या हो रही है कि त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, तो त्रिभुज ले रहे हैं हम ये वाला आर ई एस और पी क्यू ई एस। तो आर ई एस क्या हो जाएगा आपका, त्रिभुज आर ई एस व पी ई पी ई क्यू। ठीक है, ये दो त्रिभुज आपने ले लिए, ये पी ई क्यू और आर ई एस। तो अब इसके आर एस अपॉन क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, और पी ई अपॉन क्या हो जाएगा, आर ई। तो आर एस अपॉन पी क्यू। ठीक, और आर ई अपॉन क्या हो जाएगा, पी ई हो जाएगा। अब इधर आ जाओ भैया वापिस। तो ये जो है आर ई जो है, ये आपका अंतिम प्रतिबिंब है वी, और इसे डी के इक्वल भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये किधर नापा गया, ये भी विपरीत दिशा में नापा गया, इसलिए माइनस। और ये जो है आई लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, तो माइनस यू ई।
तो इसका मान हो गया यूई बाय डी, मतलब ये आया आपका तो माइनस डी बाय यू ई आर एस बाय माइनस यू ई है ना, माइनस माइनस कैंसिल, तो आर एस बाय पी क्यू बराबर डी बाय यू ई। इसमें ये जो इक्वेशन दिख रही है आपको, ये जो एम इज इक्वल टू आर एस अपॉन पी क्यू, और इसमें अपना इसका मान अपन ने रख देना है। तो बच्चों एम बराबर आर एस बाई पी क्यू की जगह आ जाएगा ये डी बाई यू ई इंटू माइनस वी ओ बाय यू ई, सॉरी यू ओ है ना। ये आपका आवर्धन क्षमता का व्यंजक है। ठीक है, अगला प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखो चित्र देखते हैं पहले। कम फोकस दूरी वाला अकेला उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करता है। इसका उपयोग आवर्धन लेंस या रीडिंग लेंस की तरफ भी करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे आप, ये यहाँ पर एक वस्तु है। जब प्रकाश किरण समानांतर आई तो फोकस से होकर गुजर गई। जब प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर सीधी निकल गई और दोनों को पीछे की तरफ बढ़ाया तो यहाँ आपका प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। ठीक, अब यहाँ स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के हिसाब से देखो तो यहाँ अपना एक पॉइंट हो जाएगा जिसे मैं दे देता हूं ए डबल डैश। ठीक, और यहां से ये कोण ले लिया आपने अल्फा और ये कोण ले लो आप बीटा। ठीक, अब चलते हैं अपन इसका सूत्र की तरफ। तो क्या बनेगा सूत्र, देखो m बराबर सूत्र हो गया आपका सूक्ष्मदर्शी द्वारा ठीक है, सूक्ष्मदर्शी से बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर दर्शन कोण बटे में क्या आएगा, वस्तु द्वारा आंख पर दर्शन कोण, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर दर्शन कोण। तो क्या है, प्रतिबिंब के द्वारा क्या बना बीटा और वस्तु के द्वारा क्या बना अल्फा। ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ये देखो, ये अपन ने अल्फा लिया है और ये बीटा लिया है। वही वाली बात, कोण क्या है, छोटा है, तो क्या लिख दोगे इसको आप लिख दोगे टेन बीटा और इसको आप लिख दोगे टेन अल्फा। ठीक, अब अपने को निकालना है एक तो टेन बीटा और एक टेन अल्फा। अब ये देखो टेन बीटा निकालना है और एक टेन अल्फा निकालना, तो पहले ये ले लो ए ओ बी वाला, तो टेन बीटा आ जाएगा, और फिर ए डबल डैश ओ बी डैश ले लेंगे तो टेन अल्फा भी आ जाएगा। तो पहले क्या निकालना है ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी में टेन बीटा बराबर ए बी अपॉन ओ बी। ठीक, इसी टाइप से ये वाला त्रिभुज ले लो, अब ए डबल डैश, इसको थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं, ये वाला है ना, ए डबल डैश ओ बी डैश। तो त्रिभुज ए डबल डैश ओ बी डैश में तो टेन अल्फा बराबर ए डबल डैश बी डैश ओ बी डैश। ठीक,
अब ये दोनों मान यहाँ रख देंगे तो m बराबर आ गया टेन बीटा की जगह आपका ए बी अपॉन ओ बी, और इसकी जगह आ गया ए डबल डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। तो बच्चों ये जो देखो आप अब थोड़ा सा ध्यान से, ये जो ए डैश बी डैश है ये इसके बराबर है ए बी के, तो क्योंकि ए डैश ए डबल डैश बी डैश किसके बराबर है ए बी के, तो m बराबर हो जाएगा आपका ए बी बटा ओ बी और ए बी बटा ओ बी डैश, ए बी से ए बी कैंसल, तो m बराबर आया ओ बी डैश बटा ओ बी। अब ये जो ओ बी डैश है, ठीक है, अब जो ओ बी डैश ये, तो ये यहां पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब तक का दूरी अपन v से दर्शा देते हैं, यानी कि v बराबर आप क्या लिखते हैं d, क्योंकि अपोजिट विपरीत दिशा में नाप रहे हैं इसलिए माइनस, और वस्तु तक की दूरी आपकी क्या हो जाएगी माइनस u। ठीक है, तो क्या लिख दें यहां पर, m बराबर माइनस v बटा माइनस u, v बटा u लिखें या v की जगह आप क्या लिख दें d बटा u, दोनों ही परिस्थिति। ये हो गया आवर्धन क्षमता का सूत्र। अगला प्रश्न, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। चलो देखो, दो लेंस हैं, उत्तल लेंस ले लेते हैं, दोनों कोई से भी ले लो कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों लेंस क्या है, एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए। यहां आपकी वस्तु है, प्रकाश किरण आई, ठीक है, अब अगर ये दूसरे वाला लेंस नहीं होता तो ये प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद कैसे जाती, यहां आ जाती कहीं, ठीक, और ये प्रतिबिंब आपका यहां बन जाता आई डैश। बट ये वस्तु, अब ये जो प्रतिबिंब बना पहले लेंस के लिए, ये दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, और ये जो मेन प्रतिबिंब आपका कहां बन जाता है, कहीं यहां बन जाता है। दोनों लेंस, ये ओ वस्तु है, ठीक, ये प्रतिबिंब लेंस L1 L2, दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रथम लेंस के लिए, तो भैया प्रथम लेंस के लिए जो फोकस दूरी है वो होगी f1। अब प्रथम लेंस की जो के लिए जो प्रतिबिंब बना है वो ये बना है v डैश, वस्तु तो आपकी u है ही सही, ठीक, तो 1/f 1/v माइनस 1/u होता है, तो इसको दे दिया 1/f1 1/v डैश माइनस 1/u डैश, इसको दे दिया 1। द्वितीय लेंस के लिए अब 1/f2 बराबर अंतिम प्रतिबिंब बना आपका कहां, ये यहां पर v पर, और दूसरे लेंस के लिए जो है वस्तु का काम कौन करेगा, ये v डैश वाली, तो ये हो गया आपका v डैश। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1/f1 प्लस f2 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश, इससे एक आंसर। अब क्या आ गया,
1/F1 प्लस 1/F2 बराबर 1/V माइनस 1/U। और ये लेंथ सूत्र है और संयुक्त फोकस दूरी अगर F है तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप 1/F। तो ये आपके संयोजन की फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर लिखिए। तो बहुत सरल है, देखो प्राथमिक इंद्रधनुष तीव्र होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष फीका होता है। इसमें लाल रंग बाहरी किनारों पर तथा बैंगनी रंग आंतरिक किनारों पर होता है। इसमें बैंगनी रंग बाहरी किनारों पर तथा लाल रंग आंतरिक किनारों पर होता है। इसकी कोणीय चौड़ाई कम होती है, इसकी कोणीय चौड़ाई अधिक होती है। यह द्वितीयक इंद्रधनुष के नीचे होता है, यह द्वितीयक इंद्रधनुष के ऊपर होता है। ठीक है, अभी इंद्रधनुष पूरा समझाने में थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसीलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तब कि मैंने केवल पॉइंट बताए हैं, है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदर्शक फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर, नेत्रिका लेंस से दूरी 2 सेंटीमीटर, नली की लंबाई 20 सेंटीमीटर, आवर्धन क्षमता ज्ञात की। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक लेंस की जो फोकस दूरी है वो है 1 सेंटीमीटर, FO है 1 सेंटीमीटर। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर, F ही है 2 सेंटीमीटर। और नली की जो लंबाई है वो है बच्चों 20 सेंटीमीटर। अपने को आवर्धन क्षमता का सूत्र चाहिए जब अंतिम प्रतिबिंब वाला मामला हो। तो इसके लिए जो क्या कहते हैं, जो सूत्र है वो क्या है, वो है L/F0 और D बाय है आपका FE। ठीक है, L है आपका 20, FO है आपका 1, D है आपका 2 और D 25, इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। और ये क्या है, FE है 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 10 गुणा 250, तो आवर्धन आ गया 250। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आवर्धन आया 250। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और अगर आपको कोई कमी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम अगले वीडियो में उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।